और इसके बाद अपन फ्लूइड डायनामिक्स को शुरू कर लेंगे। अब हाइड्रोलिक मशीन किस पे बेस्ड हैं, तो हमारा आंसर होगा पास्कल्स लॉ। और आज पास्कल लॉ का हम पावर ट्रांसमिशन या प्रेशर ट्रांसमिशन के बारे में बात करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर? प्रेशर मींस इफ यू हैव अप्लाइड सम थ्रस्ट, इफ यू हैव अप्लाइड सम फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, और वो फोर्स किस तरीके से अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरे ऑब्जेक्ट पे, उसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में फ्लूइड एक पर्टिकुलर सब्सटेंस पे कितना फोर्स लगाता है, कितना प्रेशर लगाता है, उसको भी अपन पास्कल्स लॉ से निकालना जानते हैं। हम जानते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर डेप्थ पे चले जाओगे, जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होगी वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा। सही है। हाइड्रोलिक मशीन्स भी इसी प्रेशर के कंजर्वेशन पे बात करता है। हाइड्रोलिक मशीन्स के अंदर अपन फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक चेंबर बनाता हूं इस तरीके की। इस तरीके के मेरे पास एक चेंबर है, यहां पे भी मैंने एक पिस्टन लगा रखा है और इधर भी मैंने एक पिस्टन लगा रखा है। ठीक है, दोनों तरफ मेरे पास पिस्टन है। मैंने एक तरफ से पिस्टन को प्रेस करना शुरू किया, एक तरफ से पिस्टन को प्रेस करना शुरू किया, तो दूसरी तरफ से ऑब्वियसली पिस्टन कहां जाएगा? अपवर्ड जाएगा कि नहीं जाएगा? इसका मतलब एक चीज हमें कॉमन सेंस से समझ में आती है कि अगर मैं एक तरफ प्रेशर लगा रहा हूं तो वो प्रेशर दूसरी तरफ एक्ट कर रहा है। इसका मतलब प्रेशर इज प्रोपोगेटिंग थ्रू आउट द फ्लूइड, और ये भी हम पास्कल लॉ से ही जानते हैं। तो यहां पास्कल लॉ को हम कंप्लीट करेंगे। पास्कल लॉ का जो फाइनल स्टेटमेंट है दैट टेल्स अस अबाउट कि एक पर्टिकुलर फ्लूइड एलिमेंट पे लगाया हुआ प्रेशर अपने आप को ट्रांसमिट करता है इन ऑल डायरेक्शंस। एक पर्टिकुलर फ्लूइड एलिमेंट पे लगाया गया प्रेशर अपने आप को ट्रांसमिट करता है इन ऑल डायरेक्शंस। आप कॉमन सेंस से जानते हो, अगर मैं इधर से नीचे पुश करूंगा तो दूसरी तरफ से ये ऊपर जाएगा। क्या मैनोमीटर में भी यही हो रहा था? जिस तरफ प्रेशर ज्यादा था उस तरफ से फ्लूइड नीचे हो जाता था और दूसरी तरफ से फ्लूइड ऊपर हो जाता था। इसका मतलब आप एक तरफ प्रेशर लगा रहे हो, उसका इफेक्ट आपको दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है। दैट मींस प्रेशर इज प्रोपोगेटिंग थ्रू आउट द फ्लूइड। प्रोपोगेटिंग का मतलब क्या होता है? ट्रैवलिंग, ट्रांसमिटिंग। यस और नो? तो पास्कल लॉ का फाइनल स्टेटमेंट जो आता है वो ये आता है कि भाई प्रेशर एक फ्लूइड एलिमेंट पे अगर आपने अप्लाई किया है तो वो प्रेशर फ्लूइड के अंदर थ्रू आउट क्या करेगा? प्रोपोगेट करेगा। एक एंड पे प्रेशर लगाओगे तो दूसरे एंड तक वो प्रेशर पहुंच जाएगा। और मजे की बात ये है, पास्कल लॉ से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मैंने यहां पर प्रेशर लगाया P1, तो दूसरी तरफ लेट अस सपोज P2 प्रेशर मिल रहा होगा हमें। यहां से प्रेशर लगाया नीचे ऊपर, इस तरफ से मुझे प्रेशर अपवर्ड मिल रहा होगा। और पास्कल लॉ में ये कहता है कि थ्रू आउट द प्रेशर, थ्रू आउट द फ्लूइड द प्रेशर रिमेन्स, the pressure remains equal or same. So the final thing which Pascal's law tells us about is कि एक पर्टिकुलर फ्लूइड एलिमेंट पे अगर आपने प्रेशर लगाया है तो वो प्रेशर थ्रू आउट द फ्लूइड क्या करता है? प्रोपोगेट। और दूसरी चीज वो क्या रहता है? सेम रहता है, इक्वल रहता है। इसी प्रिंसिपल को यूज करके हम हाइड्रोलिक लिफ्ट्स बनाते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट आप लोगों ने कहां देखी होगी? तो हाइड्रोलिक लिफ्ट जब भी आप गाड़ी की सर्विसिंग कराने गए हैं, चाहे वो बाइक्स हो चाहे वो कार्स हो, तो आपने वहां पर देखा है कि गाड़ी को एक प्लेटफॉर्म पे रख दिया जाता है और उस प्लेटफॉर्म को ऊपर उठा दिया जाता है। देखा है कि नहीं? भाई जो सामने वाला बंदा है, जो सर्विसर है, वो क्या करता है? सिर्फ एक बटन दबाता है और दूसरी तरफ 1 टन की गाड़ी बड़े आराम से ऊपर उठ जाती है। किसके यूज से? पास्कल्स लॉ के यूज से। ठीक है, तो हाइड्रोलिक मशीन्स आर बेस्ड अपॉन पास्कल्स लॉ, एंड पास्कल लॉ सेज कि अगर आप एक तरफ प्रेशर लगाएंगे, उस प्रेशर को देखा जाए तो थ्रू आउट लिक्विड, थ्रू आउट द फ्लूइड दैट रिमेन्स सेम। अब इसका क्या यूज है, आइए इसके बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी डायग्राम को दोबारा बनाऊंगा इधर, बट मैं एक तरफ क्या करता हूं? छोटा लाइक दिस। नेक जो है इस पर्टिकुलर सिलेंडर की, इसकी छोटी रखी इस तरफ, और इधर नेक को मैंने बड़ा रखा। ठीक है, इस तरफ मैं देखता हूं यहां पर मैंने एक छोटा सा पिस्टन लगाया, इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म लगा दिया। इधर भी मैंने एक छोटा सा पिस्टन लगाया है और इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म लगा दिया। दिख रहा है? दोनों तरफ मैंने एक प्लेटफॉर्म फिक्स कर दिया है और बीच में मैंने फ्लूइड को फिल कर रखा है। जो बड़ा वाला प्लेटफॉर्म था उसके ऊपर मैंने अपनी कार को प्लेस कर दिया लाइक दिस। ठीक है, यहां पर गाड़ी है। क्लियर?
एक तरफ प्रेशर लगाऊंगा, एक तरफ फोर्स लगाऊंगा। पास्कल लॉ कहता है कि जो प्रेशर लगाते हैं थ्रू आउट फ्लूइड प्रोपोगेट करता है। यहां पर प्रेशर लगाऊंगा तो प्रेशर पूरे फ्लूइड के अंदर प्रोपोगेट करके दूसरे साइड मिलेगा, और दूसरी चीज कैसा मिलेगा? इक्वल। कैसा मिलेगा? इक्वल मिलेगा कि नहीं? यस और नो? अरे बात समझ में? तो यहां से अपन एक चीज बोल सकते हैं, इफ दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इज A1, यहाँ का भी कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा कि नहीं? ओपनिंग होगी, उसका कुछ एरिया होगा, और इधर का कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, लेट अस सपोज A2। आपने इधर लगाया प्रेशर, मान लो F1 फोर्स से, तो इधर की तरफ प्रेशर अपोजिट मिल रहा होगा, F2 फोर्स मान लेते हैं। पास्कल लॉ कहता है दोनों तरफ मिलने वाला प्रेशर क्या रहेगा? तो इस तरफ प्रेशर कितना? फोर्स अपॉन एरिया। इस तरफ फोर्स कितना? F2। एरिया कितना? और दोनों सेम होने चाहिए। सही बात है कि नहीं? या फिर हम यहां से लिख सकते हैं F2 इज इक्वल टू A2 बाय A1 इंटू F1। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं, कितने न्यूटन का? 10 न्यूटन का, तो मैं F1 की जगह 10 लिख दूं, मल्टीप्लाइड बाय क्या लिख दूंगा? A2 बाय किसके बराबर कर दूंगा इसे? अब देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, दूसरी तरफ का एरिया बड़ा है छोटा है? बड़ा है, ज्यादा है। दूसरी तरफ एरिया ज्यादा होने के कारण ये A2 क्वांटिटी बड़ी है, बड़ी क्वांटिटी से 10 को मल्टीप्लाई किया, दैट मींस F2 ज्यादा आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? यस और नो? तो एक तरफ कम फोर्स लगाया, लेकिन उसकी वजह से दूसरी तरफ ज्यादा फोर्स मिला। एक तरफ कम फोर्स लगाया, उसकी वजह से दूसरी तरफ ज्यादा फोर्स मिला, और ज्यादा फोर्स मिलने की वजह से आपको एफर्ट यहाँ कम लगाना पड़ता है एक तरफ, और दूसरी तरफ काम बड़ा ज्यादा हो जाता है। इसी को हाइड्रोलिक सिस्टम्स कहते हैं, हाइड्रोलिक मशीन्स कहते हैं। और हाइड्रोलिक मशीन्स की वर्किंग किस पे बेस्ड है? तो पास्कल्स लॉ पे बेस्ड है। व्हाट इज पास्कल्स लॉ? तो पास्कल लॉ इज द लॉ व्हिच स्टेट्स दैट हाउ प्रेशर एक्ट्स इन ए फ्लूइड। एक फ्लूइड के अंदर प्रेशर कैसे एक्ट करता है। जैसे जैसे फ्लूइड की डेप्थ पे जाओगे प्रेशर बढ़ेगा, एक पर्टिकुलर डेप्थ पे प्रेशर अकॉर्डिंग टू फ्लूइड सेम रहता है। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर ऑन ए फ्लूइड एलिमेंट लगाओगे तो वो थ्रू आउट फ्लूइड क्या रहता है? सेम, और थ्रू आउट फ्लूइड प्रोपोगेट करता है। और यहां पर पास्कल लॉ हमारा होता है खत्म। फटाफट बताइए ये चीज सबको क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है, तो हाइड्रोलिक मशीन्स के अंदर आपने एक तरफ लगाया कम प्रेशर, दूसरी तरफ आपको उसी प्रेशर की वजह से फोर्स की वैल्यू ज्यादा मिल जाती है, बिकॉज ऑफ द लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया ओवर देयर। यहां पर एक क्वांटिटी आ रही है जिसको बोला जा रहा है A2 बाय A1, और ये A2 बाय A1 जो क्वांटिटी है इसको कहते हैं अपन मैकेनिकल एडवांटेज। लिख लीजिए कॉपी के अंदर, दिस इज मैकेनिकल एडवांटेज। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इन फ्लूइड मैकेनिक्स इज फ्लूइड डायनेमिक्स। अभी तक हम किसके बारे में बात कर रहे थे? अभी तक हम फ्लूइड स्टैटिक्स के बारे में बात कर रहे थे। फ्लूइड को रेस्ट पे देखते थे, सही है? फ्लूइड को किस पे देखते थे? पास्कल लॉ ने फ्लूइड की किसकी बात की है? फ्लूइड के रेस्ट पोजीशन की बात की है। मोशन में अभी तक बात अपन ने नहीं किया है। अब अपन बात करेंगे कि अगर फ्लूइड खुद मोशन में आ जाए तो फ्लूइड के कितने तरीके के मोशन के टाइप्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले कॉपी में लिखो टाइप्स ऑफ फ्लो। टाइप्स ऑफ फ्लो। टाइप्स ऑफ फ्लो में सबसे पहला फ्लो आता है विच इज नोन एज यूनिफॉर्म फ्लो। नंबर 1 इज यूनिफॉर्म फ्लो। नाम से पता चल रहा है यूनिफॉर्म है, सभी की यूनिफॉर्म सेम, ड्रेस सेम। इसका मतलब वेलोसिटी हर जगह पे सेम। ऐसे फ्लो को क्या बोलेंगे? पानी बहता हुआ आ रहा है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है? मान लीजिए इस कोने से इस कोने तक पानी बह रहा है। अगर मैं किसी भी पोजीशन पे पानी की वेलोसिटी को चेक करूं, चाहे वो कोई भी पोजीशन हो, ठीक है, थ्रू आउट स्पेस में कहीं पे भी चला जाऊं और वहां पर वेलोसिटी चेक करूं, पानी की फ्लो की जो वेलोसिटी थी, अगर वो हर जगह पे सेम दिखे तो उसको क्या बोलेंगे? अगर हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट मिले तो? ये तो हो गया यूनिफॉर्म फ्लो।
जो कि हमने लेंथ वाइज चेक किया है, जो कि हमने स्पेस में कहीं पे भी चेक कर लिया। एक होता है स्टेडी फ्लो, नंबर 2 इज स्टेडी। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेडी फ्लो? यूनिफॉर्म का मतलब तो हो गया कि हर जगह पे वेलोसिटी सेम हो। स्टेडी फ्लो का मतलब हो गया कि थ्रू आउट टाइम वेलोसिटी अगर सेम दिखे। बट थ्रू आउट टाइम का मतलब क्या है? मान लीजिए कि अपन एक नदी की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी XYZ नदी, गंगा नदी जो है, गंगा नदी निकलती है हिमालय की पहाड़ियों से, यही सही है कि नहीं? ठीक है, जब सर्दियां हो जाती हैं तो सर्दियों में स्नोफॉल होता है। स्नोफॉल होता है तो पानी का मेल्टिंग जो है, ठीक है, जो आइस की मेल्टिंग है वो उतनी ज्यादा फास्ट रेट पे नहीं हो रही, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो कम है। कम टेम्परेचर पे होने के कारण मेल्टिंग उतनी ज्यादा नहीं हो रही। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि भाई उस टाइम पे रिवर का जो फ्लो है वो कम रहता है। लेकिन गर्मियों में ऑन दी अदर हैंड क्या हो रहा है? टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण ज्यादा बर्फ मेल्ट कर रही है। यस और नो? और अगर ज्यादा बर्फ मेल्ट करेगी तो फ्लो भी ज्यादा रहेगा। इसका मतलब अगर मैं विंटर्स में देखूं, दिसंबर, नवंबर, जनवरी के मंथ में देखूं, तो फ्लो की वेलोसिटी कम दिखती है। लेकिन अगर वही चीज मैं गर्मियों में देखूंगा तो फ्लो की वेलोसिटी ज्यादा दिख रही है। इसका मतलब जगह तो सेम थी, जगह तो दोनों तरफ सेम है ना। आप हरिद्वार चले जाओ, नदी वहां पर भी बह रही है, जनवरी मंथ में भी और दिसंबर मंथ में भी, ठीक है, मई जून में भी वहीं पे बहती है। मतलब जगह तो सेम है, लेकिन टाइम अलग अलग है। जब आप दिसंबर में देखते हैं तो आपको फ्लो कम दिखता है, ठीक है, और जब आप वही चीज जाके मई जून में देखते हैं तो आपको वहां पर स्पीड ज्यादा दिखती है, वेलोसिटी ज्यादा दिखती है। इसका मतलब अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लो के अंदर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? अनस्टेडी फ्लो बोलेंगे। और अगर टाइम के रिस्पेक्ट में किसी फ्लो की वेलोसिटी सेम दिखे तो उसे क्या बोलेंगे? स्टेडी फ्लो। तो दिस इज नो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड दिस इज नो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ फ्लो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। ये स्पेस के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कांस्टेंट बताता है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कांस्टेंट बताता है। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी फ्लो की वेलोसिटी सेम है तो उस टाइप के फ्लो को बोला जाता है स्टेडी फ्लो। और अगर स्पेस के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उस टाइप के फ्लो को क्या बताया जाता है? यूनिफॉर्म फ्लो। दो तरीके के फ्लो होते हैं मेरे पास। तो यहां पर हम लिख सकते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट with respect to space, and this will be velocity constant with respect to time. फटाफट लिख लो इसे। यस, स्टेटमेंट लिख लो। if due to the if due to the motion of fluid element, if due to the motion of fluid element, fluid molecules rotate about their axis, fluid molecules rotate about their axis, then this type of flow is rotational flow. Then this type of flow is rotational flow. अब आगे चलते हैं, दो और तरीके के फ्लोज की बात करते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले बात की यूनिफॉर्म की, फिर हमने बात की स्टेडी की। यूनिफॉर्म मतलब थ्रू आउट स्पेस वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, स्टेडी की मतलब थ्रू आउट टाइम वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। रोटेशनल मतलब फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी एक्सिस पर अगर रोटेट करें तो उसे रोटेशनल, अदरवाइज एयर रोटेशनल। नेक्स्ट आता है इसके अंदर स्ट्रीमलाइन फ्लो। कोई बता सकता है मुझे व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रीमलाइन? सुना तो बहुत बार होगा आपने, मूवीज वगैरह में, डॉक्यूमेंट्रीज में, टीवीज में बहुत बार देखा होगा कि साइंटिस्ट लोग, इंजीनियर लोग बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शब्द को बार बार यूज करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्ट्रीमलाइन? सोच के बताइए। यस, बल्कि हल्की बॉडी। आगे से नुकीला बनाने का किसी भी देखो, हमारे जो फाइटर जेट्स हैं, हमारे फाइटर जेट्स को आगे से नुकीला क्यों बनाया जाता है? ताकि स्ट्रीमलाइन फ्लो वहां पर ऑब्जर्व हो। अगर मैं एकदम स्क्वायर बना दूंगा आगे से चपटा सा, फिर क्या होगा?
बहुत ज्यादा ड्रैग लगेगा एयर की वजह से, लगेगा कि नहीं? ठीक है, उस फ्लो को, जो हवा उस फाइटर जेट के आसपास जाती है, जो हवा हमारी गाड़ियों के आसपास से निकलती है, हम चाहते हैं वो स्ट्रीमलाइन निकले, ताकि उसकी वजह से जो ड्रैग महसूस हो पा रहा है, जो फ्रिक्शन महसूस होगा गाड़ियों को, वो कम महसूस हो। ठीक है, और मैक्सिमम आउटपुट हमें देखने को मिले। इसे कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। लेकिन स्ट्रीमलाइन क्या होता है? हम जानते हैं कि हर फ्लूइड लेयर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और हर फ्लूइड के कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन को ही फ्लो कहते हैं। और अगर फ्लो हो तो लेयर्स ट्रैवल करती हैं कुछ कुछ वेलोसिटी से। अगर ट्रैवलिंग के समय ये सारी की सारी लेयर्स एक दूसरे के पैरेलल रहे, तो उस टाइप के कंडीशन ऑफ फ्लो को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। ऐसे ही हमने पहले एक शब्द बोला था जिसका नाम था टर्बुलेंस, या टर्बुलेंट फ्लो, बोला था कि नहीं बोला था? ठीक है, फ्लाइट के अंदर हम टर्बुलेंस को एक्सपीरियंस करते हैं। तो वो टर्बुलेंस क्यों एक्सपीरियंस होता है? क्योंकि उस टाइम पे फ्लूइड की जो लेयर्स हैं, टर्बुलेंस के टाइम पे आपस में इंटरमिक्सिंग शो करती है। अगर लेयर्स आपस में इंटरमिक्स होने लग जाएं, तो वहां पर एक बहुत ही रफ टाइप का एनवायरनमेंट होगा कि नहीं होगा? भाई कोई हवा इधर से चल रही है, कोई 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 भी स्टेडी मूवमेंट है ही नहीं। तो क्या होगा? जो भी एयरक्राफ्ट आएगा उसको बड़ी डिस्टर्बेंस महसूस होगी वहां पर। तो तभी फ्लाइट के अंदर जब टर्बुलेंस होता है तो प्लेन वाइब्रेट करता है। लेकिन अगर एक जगह पे फ्लूइड एलिमेंट जो है उसके सारे के सारे लेयर्स एक ही स्ट्रेट पैटर्न में चलते जाएं, पैरेलली एक दूसरे से चलते जाएं। आपने कभी एक पाइप के थ्रू पानी निकलते हुए देखा है? देखा है? तो किस तरीके से निकलता है? एक प्रॉपर पैटर्न के अंदर निकलता है कि नहीं? एक प्रॉपर ऐसे पैटर्न बनता है, एक प्रॉपर ऐसे जेट बनती है, और उस जेट को देखा जाए तो प्रॉपर शेप में होता है एक सर्टेन लेवल तक, उसके बाद वो बबल्स में कन्वर्ट होने लग जाता है। होता है कि नहीं? देखा है आप लोगों ने ये चीज? ठीक है, तो वो जब तक एक प्रॉपर शेप में है तब तक कैसा मोशन चल रहा है? स्ट्रीमलाइन मोशन चल रहा है। स्ट्रीमलाइन मोशन के अंदर सारे के सारे लेयर्स कैसे हैं? एक दूसरे से पैरेलल है। और कुछ देर बाद हम देखते हैं, आप देखो कि जितना दूर उस जेट से जाते जाओगे तो छोटे छोटे बबल्स फॉर्म होने लग जाते हैं और वो आपस में मिलने लग जाते हैं, और जब वो नीचे जाके टकराता है तो हमें पता ही नहीं चलता उसके बाद क्या हो रहा है। तो बेसिकली दैट टाइप ऑफ फ्लो इज टर्बुलेंट। सो दो फ्लोज के बारे में हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहला क्या है? टर्बुलेंट फ्लो, और दूसरा क्या है? स्ट्रीमलाइन फ्लो। और स्ट्रीमलाइन फ्लो को ही हम आगे जाके क्या बोलते हैं? लैमिनार फ्लो बोलते हैं। ठीक है, तो कॉपी में नेक्स्ट लिखिए, टर्बुलेंट एंड लैमिनार फ्लो। सबसे पहले टर्बुलेंट एंड लैमिनार लिखो, टर्बुलेंट एंड लैमिनार फ्लो। सो टर्बुलेंट फ्लो ऐसा फ्लो हुआ जिसके अंदर हमारे सारे लेयर आपस में क्या होने लगेंगे? इंटरमिक्स। अगर इंटरमिक्स हो रहे, आप खुद सोचिए, जहां पर गंगा नदी चल रही है, आप लोगों ने देखी किसी नदी को देखा है? बीच में अगर बड़ा सा बोल्डर या बड़ा सा रॉक होता है तो उस रॉक के आसपास देखा पानी कैसा फ्लो कर रहा होता है? देखा है कि नहीं? क्या वहां पर बहुत सारा झाग फॉर्म हो रहा होता है? होता है कि नहीं? वहां पर वेव्स कहीं से भी आ रही हैं, एक दूसरे में मिक्स हो रही हैं, तो वो कैसा फ्लो हो गया? टर्बुलेंट। लेकिन अगर कहीं पे कोई रॉक नहीं है, कुछ नहीं है, बड़े आराम से रिवर फ्लो होती जा रही है, तो वो कैसा फ्लो हो गया? लैमिनार या फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब मान लीजिए कि आपने अपने एयरक्राफ्ट को आगे से पॉइंटेड ना बना करके फ्लैट बना दिया, तो होगा क्या? वहां पर बहुत ज्यादा एयर का रेजिस्टेंस लगेगा, जिसकी वजह से हमारा जो एयरक्राफ्ट का आउटपुट है उतना नहीं आ पाएगा। तो हम चाहते हैं कि हर ऑब्जेक्ट के आसपास जो फ्लो रहे वो कैसा रहे? स्ट्रीमलाइन रहे, लैमिनार रहे। क्योंकि अगर टर्बुलेंट फ्लो रहेगा तो हमारी एनर्जी में लॉसेस काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे, और अगर एनर्जी के लॉसेस काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे तो हमारा आउटपुट उतना नहीं आएगा, और हमारे जो डिजायर्ड स्पीड्स हैं, डिजायर्ड जो हम चाहते हैं उससे आउटपुट करवाना, वो नहीं करवा पाएंगे। यस और नो? तो टर्बुलेंट फ्लो के अंदर लिखो, इफ फ्लूइड लेयर्स आर इंटरमिक्सिंग विद ईच अदर, if fluid layers are intermixing with each other, then that type of flow is turbulent. If fluid layers are intermixing with each other, then that type of flow is turbulent flow. और लैमिनार आप जानते ही हैं, लैमिनार के अंदर पैरेलल रहेंगे। All the layers of fluid are parallel throughout the flow. और इसी को आगे जाके हम स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहते हैं। तो ये बात हुई बेसिक फ्लो के बारे में समझने की। ठीक है, बेसिक फ्लो को समझा है अभी अपन ने। अब मान लीजिए कि मेरे पास एक फ्लूइड एलिमेंट है। किसने आज तक घर पे बर्तन धोते हुए देखा है?
देखा है कि नहीं? यस और नो, हियर इज आंसर। ठीक है, बाकी लोगों ने, किसी ने देखा नहीं? ये खाना नहीं खाते आप लोग? ठीक है, हमने देखा है कि जब भी बर्तन धोया जाता है तो एक स्पंज के हेल्प से धोया जाता है, कि धोया होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो स्पंज को पानी के नीचे रखो, स्पंज को आप पानी के नीचे रखो तो क्या होगा, एक चलता हुआ टैप है, उस टैप के नीचे आपने पानी के नीचे क्या किया, स्पंज को रखा, काफी देर तक वो स्पंज पानी को एब्जॉर्ब करेगा, करेगा कि नहीं? और जब वो पूरा भर जाएगा तो उसके बाद पानी को फिर वो अलाउ करता है नीचे निकलने में। ऐसा कभी देखा है कि नहीं देखा है? ठीक है, तो जब स्पंज को अपन पानी के नीचे एम्प्टी स्पंज को रख रहे हैं, सबसे पहला काम क्या कर रहा है, वो खुद को फिल कर रहा है। इसका मतलब जितना पानी उसके अंदर इनलेट दिया आपने, क्या उतना पानी आउट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। कुछ एक सर्टेन अमाउंट तक उसने होल्ड किया और उसके बाद वो फिर क्या करता है, बाहर भेजने लगता है। देखिए, जब भी हम किसी भी एक सिस्टम की बात करें, मान लीजिए ये मेरे पास कोई एक पाइप है लाइक दिस, और इस पाइप के अंदर मैंने यहां से फ्लूइड को इन किया, भेजा, इनलेट दी फ्लूइड की, और दूसरी तरफ से मैं चाहता हूं फ्लूइड बाहर आए, तो दिस इज दी आउटलेट। सही है? अगर मैं जितना फ्लूइड अंदर भेज रहा हूं और उतना फ्लूइड बाहर नहीं आ रहा, इस टाइप के फ्लो को हम कहते हैं कंप्रेसिबल फ्लो। क्या कहते हैं? कंप्रेसिबल फ्लो। क्या कहते हैं इसे? कंप्रेसिबल फ्लो। अगर यही चीज मैं दोबारा देखूं, ये यहां से फ्लूइड को इन भेजा और जितना फ्लूइड भेजा उतना ही फ्लूइड अगर बाहर आ जाए दूसरे एंड से, तो इस टाइप के फ्लो को क्या बोलेंगे? इनकंप्रेसिबल फ्लो। सो दिस विल बी इनकंप्रेसिबल फ्लो। एंड ये लास्ट दो टाइप ऑफ फ्लो है हमारे पास, कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल। इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय मार्क नंबर? कौन बता सकता है मुझे? मैक या मार्क जो भी बोल सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मार्क नंबर? पहले तो ये लिख लो कॉपी के अंदर, कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल। इफ द इनलेट फ्लूइड इज नॉट इक्वल टू आउटलेट फ्लूइड, इनलेट फ्लूइड इज नॉट इक्वल टू आउटलेट फ्लूइड, तो फ्लो कैसा रहेगा? कंप्रेसिबल, अदरवाइज इनकंप्रेसिबल। नाउ माय क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय मार्क नंबर? किसी ने नहीं सुना? किसी ने मार्क के बारे में नहीं सुना? जिलेट मार्क 3 टर्बो सुना है किसी ने? सुना है किसी ने? जिलेट मार्क 3 टर्बो सुना है किसी ने? ऐड है कि नहीं है? किसका ऐड है? रेजर का है कि नहीं? तो उसमें मार्क क्या है? जिलेट मार्क 3 टर्बो। तो व्हाट इज दिस मार्क 3? ब्लेड्स नहीं है। मार्क नंबर इज द कंपैरिजन ऑफ एनी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ साउंड। हम किसी प्लेन को बोलते हैं कि ये सुपरसोनिक प्लेन है। फाइटर जेट्स जो होते हैं सुपरसोनिक बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा तेज उड़ते हैं। यस और नो? अब अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा तेज उड़ेगा उसको क्या कहेंगे? सुपरसोनिक। और जो कम उड़ेगा तो सबसोनिक। बोलते हैं कि नहीं बोलते? अब ये पता कैसे चला कि सुपरसोनिक और सबसोनिक होगा कैसे? मार्क नंबर। अब देखिए, मार्क नंबर इज द कंपैरिजन ऑफ एनी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ये लोग वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड। इसी को हम क्या कहेंगे? मार्क नंबर। ठीक है, तो आज से याद रखना है, व्हाट डू यू मीन बाय मार्क नंबर? मार्क नंबर इज द कंपैरिजन ऑफ स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, विद द स्पीड ऑफ साउंड इन। हम जानते हैं साउंड की स्पीड सॉलिड में अलग होती है, लिक्विड में अलग होती है, गैस में अलग होती है। अगर हम पटरी पे अपने कान पहले से लगा लें तो हमें ट्रेन के आने का पता पहले चल जाता है। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में सबसे ज्यादा है और गैसेस में सबसे कम है। गैसेस में कितनी है? 334 मीटर पर सेकेंड के आसपास। ठीक है, 9th क्लास में पढ़ा होगा तुम लोगों ने ये चीज, साउंड चैप्टर के अंदर। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अप्रोक्सीमेटली 334 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी प्लेन इस स्पीड से ज्यादा तेज उड़ेगा तो अपन उसको कैसा बोलेंगे? सुपरसोनिक। और अगर इस स्पीड से कम उड़ेगा तो सबसोनिक। सही है? अगर इसी स्पीड के बराबर उड़ेगा तो उसको अपन क्रिटिकल कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल कंडीशन। So what do you mean by Mach number? Mach number is the ratio between speed of any object to the speed of
साउंड। सही है, कॉपी में लिख लो। फ्लूट में किसका क्या काम? क्या जो फाइटर जेट्स हैं वो पानी में उड़ते हैं या साउंड या अपने सॉलिड के अंदर उड़ते हैं? एयर, पानी में भी उड़ते तो भी फ्लूइड का काम होता। सबमरीन्स जो हैं, देखिए जब भी आपने आपने सुना होगा, आप जब भी कोई भी मूवी देखो वो हमेशा आपको स्पीड को नॉटिकल माइल्स में बताते हैं। कभी सुना है ऐसे? ठीक है, स्पीड इज इन इतने नॉट्स, 37 नॉट्स, 54 नॉट्स। कभी सुना है ऐसा? हमें नॉट्स के बारे में आगे देखेंगे कल की क्लास के अंदर। जब भी हम फाइटर जेट्स की बात करते हैं तो हम उनकी स्पीड को मार्क नंबर में चेक करते हैं। हम ये नहीं बोलते स्पीड इज 1200 किलोमीटर पर आवर, ऐसे नहीं बोलेंगे, हम उसे मार्क नंबर में चेक करेंगे क्योंकि हमें पता है कि 1 मार्क विल बी 334 मीटर पर सेकेंड। अब अगर कोई इससे ज्यादा उड़ रहा होगा तो 1.5, 1.6, 1.7, आज तक का जो सबसे फास्टेस्ट फाइटर जेट है वो 3.5 मार्क की स्पीड से उड़ सकता है। 3.5 मतलब इस नंबर को 3.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितने मीटर पर सेकेंड हो जाता है, उससे उड़ता है। YF-72 नाम है उस फाइटर जेट का, अगर आप पता करना चाहें तो आप गूगल पे उसे पता कर सकते हैं। ठीक है, एंड दैट प्लेन वाज डिजाइन्ड बाय अमेरिका ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टू स्पाई ऑन रशिया। ठीक है, कभी पढ़ना इसके बारे में। तब बनाया था 1970s में। एक सेकेंड। ठीक है, उस चीज को मैं यहां पर लिखवा देता हूं। सुपरसोनिक फ्लो, सुपरसोनिक के अंदर मार्क नंबर रहेगा अपना ग्रेटर देन 1, एंड सबसोनिक के अंदर मार्क नंबर रहेगा लेस देन 1। ठीक है, मार्क नंबर ग्रेटर देन 3, अगर मार्क नंबर ग्रेटर देन 3 दिखता है तो दैट विल बी हाइपरसोनिक। ठीक है, हाइपरसोनिक। अल्ट्रासोनिक साउंड के बारे में बताते हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड सोनार जिस पे काम करता है। ठीक है, सुना है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार?